हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 21 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है। प्रकरण आज हमने प्रकाश का अपवर्तन लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। तो जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो पहला, छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यवत दृष्टिकोणों नैतिकता का विकास करना। जब हम बच्चों को भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो उनकी जो समझ है वो विकसित होगी, उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उनके जीवन में एक नया सुधार आएगा। वो भौतिक विज्ञान को सीख कर अपनी डेली लाइफ में भी उसे यूज़ कर सकते हैं, उससे रिलेट करके उनमें योग्यता में उनकी सुधार आएगा, विकास करेंगी। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हमें सामान्य उद्देश्य में लिखने होते हैं। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हमने टॉपिक यानी कि प्रकरण प्रकाश का अपवर्तन लिया है तो इसे पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो छात्राएं प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कर सकेंगे, छात्राएं प्रकाश के अपवर्तन के नियमों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं अपवर्तनांक के बारे में समझ सकेंगी। तो ये जितने भी टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होते हैं ये सभी हमें विशिष्ट उद्देश्य में लिखने होते हैं। फिर आते हैं सहायक सामग्री। तो चौक, डस्टर, चार्ट, शामपट आदि, इन सब की हेल्प से छात्र अध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य योजना समझाते हैं। उसके बाद आते हैं पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं प्रकाश के अपवर्तन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर हमें पूछने होते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जो प्रस्तावना प्रश्न है वो टॉपिक शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं और इन्हें पूछने का जो मेन एम है वो है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करना, क्योंकि जब कोई छात्र अध्यापिका क्लास में जाता है और वो डायरेक्ट बच्चों से टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर दे तो बच्चों को शायद इतना इंटरेस्ट ना आए। लेकिन जब हम उनकी लाइफ से रिलेटेड उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उन्हें फिर धीरे धीरे उनके टॉपिक तक ले आएंगे तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इन्हें पूछने का भी एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, जैसे कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका जो आंसर आएगा उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है। मतलब जो भी उसका आंसर आएगा उससे ही हमें कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना होता है, फिर जो उसका आंसर आएगा उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने टॉपिक तक ले आएंगे। हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं पूछना होता है, जो भी आंसर देंगे बच्चे उससे रिलेट करके टॉपिक तक लाना है। तो इसमें 2 कॉलम बनेंगे, पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र क्रियाएं। तो प्रश्न पहला है, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। तो बच्चे बता देंगे आराम से क्रिकेट, लूडो, बैडमिंटन और जो भी उन्हें पसंद है। फिर दूसरा, क्रिकेट में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं क्या हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे बैट, बॉल, क्रिकेट आदि, विकेट आदि। देन थर्ड, यदि आप दीवार पर गेंद या बॉल फेंकते हैं तो क्या होगा। तो बच्चे आराम से बता देंगे दीवार से टकराने के बाद वापस आ जाएगी बॉल। फिर लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी ही जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर पड़ती हैं तो क्या होता है। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। संभावित उत्तर लिखने का जो मतलब है वो ये है कि बच्चे इसे शायद अच्छे से बता नहीं पाएंगे, उन्हें नहीं पता चलेगा कि अब ये क्या है, तो हम वहाँ पे संभावित उत्तर लिख देते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न की संख्या होती है वो 4 से 5 प्रश्न ही हमें पूछने होते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रस्तावना में हमें 4 से 5 प्रश्न ही पूछने होते हैं। फिर जब संभावित उत्तर आ जाएगा तो छात्र अध्यापिका बोल देंगे उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम प्रकाश के अपवर्तन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ कॉलम बनाते होते हैं जिसमें हमें सबसे पहले एक शिक्षण बिंदु लेना होता है, जो भी आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो वो हमने लिया है प्रकाश का अपवर्तन। फिर अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। फिर जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी जो छात्र अध्यापिका हैं। और फिर आएगा छात्र क्रियाएं जिसमें छात्राओं के आंसर लिखे जाएंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि का। तो इसमें जो भी शिक्षण विधि या प्रविधि छात्र अध्यापिका ने इस्तेमाल की है, उपयोग में लाई है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और सबसे आखिरी में कॉलम आएगा मूल्यांकन के प्रश्न का। तो विकासात्मक प्रश्न सबसे, इनकी संख्या 2 से 3 होती है और ये बिल्कुल टॉपिक शुरू करने से जस्ट पहले पूछे जाते हैं, उनसे रिलेट करके हम इन्हें पूछते हैं। तो पहला है, प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम में किस पथ पर चलती हैं। तो आंसर है सीधी रेखा की तरह। दूसरा, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो जब संभावित उत्तर आएगा इसका मतलब बच्चों को नहीं पता, तो अब जब छात्र अध्यापिका हैं वो इनको बताएंगी। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, इसमें छात्र अध्यापिका ने क्या इस्तेमाल किया है। तो प्रश्नोत्तर विधि है ये, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछे गए हैं और उन्होंने उनका उत्तर दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर आएगा छात्र अध्यापिका कथन। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण का मार्ग से विचलित होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघ्न माध्यम में प्रवेश
करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। प्रकाश का वेग बदलने के कारण अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रकाश का अपवर्तन इतना ही लिखा है, आप चाहे तो कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और आपको एक शिक्षण बिंदु में उतना ही लिखना है जितना आप बच्चों को एक बार की में पढ़ा पाएँ उस शिक्षण बिंदु से। फिर आती हैं छात्र क्रियाएं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद आएगा शिक्षण विधि या प्रविधि। तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है जो भी शिक्षण बिंदु था, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर सबसे आखिरी में आता है मूल्यांकन का कॉलम, तो जिसमें हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है। तो मूल्यांकन का मतलब होता है कि बच्चों का मूल्यांकन करना कि उन्हें कितना समझ में आ रहा है जो भी हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे उनका मूल्यांकन करेंगे। तो जो भी हमने शिक्षण बिंदु पढ़ाया है हमें उससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना है। इनकी संख्या एक ही होती है, हर एक शिक्षण बिंदु के आखिरी में पूछा जाता है। बाहर से हमें नहीं पूछना होता है, शिक्षण बिंदु से ही पूछना होता है। तो प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो जब बच्चे इसका आंसर बताएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका अटेंशन कितना है क्लास में। फिर जैसे पहला शिक्षण बिंदु लिया था, अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे जो कि है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर वही सेम कॉलम बनेंगे जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। सबसे पहले आएंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली तरंग की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसे आराम से बता पाएंगे, इसी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये शिक्षण विधि या प्रविधि प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछे हैं और उत्तर दिए हैं छात्राओं के द्वारा, तो हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, क्योंकि यहाँ पे शायद बच्चों को नहीं पता होगा उनके नियम क्या हैं, तो फिर इसे छात्र अध्यापिका बताएंगे और हम लिख देंगे संभावित उत्तर। फिर आएगा छात्र अध्यापिका कथन। तो अपवर्तन के नियम कहते हैं कि पहला, अपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दो माध्यमों के इंटरफेस के अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। दूसरा, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरणें किन्हीं दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस अपवर्तन में आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात एक नियंत्रक होता है। इसे एन से दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू नियंत्रक इक्वल्स टू, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। फिर इसे स्नेल का नियम कहा जाता है, मतलब ये स्नेल के द्वारा दिया गया था। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये व्याख्या विधि है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है अपने शिक्षण बिंदु को, तो हम लिख देंगे व्याख्या विधि। फिर सबसे लास्ट में हमें दोबारा से मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है, जो भी हमने शिक्षण बिंदु अब तक पढ़ाया है उसमें से ही पूछना है। तो प्रश्न है स्नेल का नियम क्या है। फिर हम लेंगे अपना तीसरा शिक्षण बिंदु जो कि हमने लिया है अपवर्तक सूचांकक, जिसमें अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में आएगा छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। इसमें फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो पहले दो शिक्षण बिंदु में बने थे। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। पहला, अपवर्तन के द्वितीय नियम की खोज किसने की है। तो स्नेल ने। दूसरा, अपवर्तन सूचांकक से आप क्या समझते हैं। तो यह आ जाएगा संभावित उत्तर, क्योंकि बच्चों को शायद ना पता हो तो फिर छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे, तो हम लिख देंगे संभावित उत्तर। और जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि प्रश्न पूछे और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो ये प्रश्नोत्तर विधि हम लिख देंगे। फिर आएगा छात्र अध्यापिका कथन। अपवर्तन सूचांकक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। अर्थात अपवर्तनांक के आधार पर ही हम उस माध्यम में प्रकाश के वेग को परिभाषित या ज्ञात कर सकते हैं। अपवर्तनांक आयामहीन है। यह नियम निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। n इक्वल्स टू सी अपॉन वी, इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे v हम लिखते हैं प्रकाश का माध्यम में वेग, फिर c से हम डिनोट करते हैं प्रकाश का वायु में वेग, और h निरपेक्ष अपवर्तनांक। उसके बाद अनुभव छात्र क्रिया में आएगा छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी, ध्यानपूर्वक करेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर ये हमारी व्याख्या विधि है। उसके बाद जो इसमें मूल्यांकन का प्रश्न आएगा सबसे आखिरी में, वो हम लिखेंगे अपवर्तनांक के विषय में बताइए। फिर हम पूछते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो जो पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने का मेन एम होता है वो होता है बच्चों का रिवीजन कराना, उनका रिकैप कराना, जो भी अब तक हमने उन्हें अपने शिक्षण बिंदु में पढ़ाया है उनका किसी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में या सही गलत या फिर फिलअप की फॉर्म में हम उनका एक छोटा सा रिवीजन कराते हैं। बाहर से हमें क्वेश्चन नहीं पूछने होते हैं, जो भी अब तक हमने उन्हें पढ़ाया है जिन शिक्षण बिंदु से उनसे ही हमें पूछना है। तो पहला प्रश्न है अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग का मुड़ना है। तो इसमें बताना है बच्चों को सही या गलत है। दूसरा, अपवर्तन के नियम क्या हैं। तीसरा, अपवर्तनांक आयामहीन है। तो ये बताना है सही है या गलत है।
तो आप इसमें इनकी जो संख्या होती है वैसे वो 4 से 5 होती है, मैंने अभी ये 3 ही लिखे हैं, आप चाहें तो इसमें और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। फिर सबसे लास्ट में देना होता है गृह कार्य। गृह कार्य देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर छात्र अध्यापिका को ये गृह कार्य देना चाहिए और नेक्स्ट डे आगे इसे चेक भी करना होता है और सही से इंस्ट्रक्शन देनी होती हैं। इसमें क्वेश्चन 3 से 4 अगेन हम लिख सकते हैं गृह कार्य में, मैंने अभी 2 ही लिखे हैं। तो प्रश्न पहला है अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, दूसरा प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। तो यहाँ पे हमारा पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से जुड़ी और पाठ्य योजना चाहिए तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।